नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजारों के लिए ग्लोबल संकेत मिले जुले। अमेरिका और यूरोप में दिखी तेजी, लेकिन एशिया में कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी करीब 0.5% नीचे। इस हफ्ते सिर्फ 3 दिन होगा कारोबार। गुरुवार को अंबेडकर जयंती, शुक्रवार को रामनवमी के चलते छुट्टी। कम ट्रेडिंग होने से चुनिंदा शेयरों पर होगा फोकस। सन फार्मा के लिए अच्छी खबर। आंखों का दर्द दूर करने और मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद इस्तेमाल होने वाली दवा को मिली यूएस एफडीए मंजूरी। भारतीय एयरटेल ने 8 सर्किल में खरीदा एयरसेल का स्पेक्ट्रम। 3,500 करोड़ रुपए में डील। ब्रोकरेजेस रिपोर्ट पॉजिटिव। अमेरिकी रक्षा सचिव आज से 3 दिन के भारत दौरे पर। 1 साल के अंदर दूसरा भारत दौरा। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर जोर। और केरल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 112 हुई। प्रधानमंत्री ने किया दौरा, हर मदद का दिया आश्वासन। नेवी, एयरफोर्स का राहत कार्य जारी। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र देख लेते हैं किस तरह के सोमवार के संकेत आ रहे हैं। हमारा जो निफ्टी सिंगापुर में लिस्टेड है वो दर्शा रहा है कि भारतीय बाजारों की आज एक सुस्त, एक कमजोर शुरुआत हो सकती है। इनफैक्ट 0.5% के आसपास के नरमी के इंडिकेशंस आते हुए, दरअसल जापान के मार्केट जो सबसे पहले शुरुआत करी एशिया में, वहां पे बेहद कमजोर शुरुआत हुई है और लगातार येन की जो मजबूती बनी हुई है वो अब दबाव बना रही है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड यानी कि शुक्रवार को हमने ग्लोबल क्यूज बेहतर देखे थे। अमेरिकन मार्केट में फ्लैट से 1/4% का उछाल था। यूरोप में मजबूती के साथ कामकाज हो रहा था। यूरोप में तो इनफैक्ट 1 से 1.25% का उछाल था। ध्यान रखें, फ्राइडे को कच्चे तेल में हमने 6% का उछाल आता हुआ देखा था, तो उससे काफी तक सेंटीमेंट सुधरा। लेकिन उसके बावजूद एशिया की बहुत कमजोर शुरुआत होती हुई, अच्छे बैकड्रॉप के बावजूद। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा आगे जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजार इस समय जो 7,450 से 7,500 का लेवल है वो एक अगला सपोर्ट के तौर पर होगा। तो अनिल, क्या मानते हैं, आज कमजोर शुरुआत होगी तो रणनीति क्या हो? ये अनिल से मैं डिटेल में समझने की कोशिश करूंगा, फिर आज की ट्रेडिंग के लिए रणनीति और ये हफ्ता, क्योंकि बेहद छोटा हफ्ता होने वाला है। ध्यान रखें, जैसे हम हेडलाइन में भी कह रहे थे, थर्सडे और फ्राइडे को मार्केट हॉलिडेज, सिर्फ 3 कारोबारी सत्र हमारे हाथ में है। तो ऐसे में इस पूरे हफ्ते के लिहाज से भी रणनीति क्या हो, ये भी अनिल से डिटेल में समझूंगा। लेकिन इस समय जो कमजोरी आ रही है वो क्योंकि एशिया कमजोर, नरमी, दबाव के साथ कामकाज कर रहा है, तो एसजीएक्स भी दबाव में। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा आप जोड़ रहे हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छे संकेत थे, मैं तो मान के चल रहा था शायद हफ्ते की शुरुआत तो बेहतर होगी, लेकिन ये तो एकदम कुछ उल्टा ही हो रहा है, दबाव के साथ कामकाज। हाँ, एक कंट्री है जापान, जो ये कह सकते हैं कि एक ब्लैक हॉर्स की तरह साबित हो रही है। अब वो वहां पे उसकी जो करेंसी है वो थोड़ा इंपैक्ट डाल रही है। अगर आप येन को देखेंगे तो डॉलर के मुकाबले 3% मजबूत हुआ है, यानी कि डॉलर येन के मुकाबले 3% कमजोर हो गया है। हालांकि जापान की अपनी करेंसी का इंपैक्ट यूएस पे तो कम पड़ता है, लेकिन हाँ, जापानीज इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ रहा है। उसकी अगर करेंसी कहीं भी मजबूत होती है तो उसकी अपने देश के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। अगर उसकी करेंसी मजबूत होगी तो एक्सपोर्ट पे जो कन्वर्जन आएगा वो काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए येन का मजबूत होना ये कहीं ना कहीं जापानीज मार्केट्स के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर रहा है, और इसको लेकर एक इंटरवीन भी हो सकता है सेंट्रल बैंक इसी हफ्ते ही किसी भी दिन, एक आज या कल या परसों, कभी भी इंटरवीन करके या येन की मजबूती जिस तरह से बढ़ रही है उसको रोकने की कुछ हद तक कवायद करता हुआ दिखे, या फिर कुछ और एक मॉनेटरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अगर आप यूएस मार्केट से देखेंगे तो कच्चे तेल को लेकर है। यूएस मार्केट्स के अंदर एक तो रिक जो काउंट है वो घटकर 2009 के भी नीचे पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि आगे चल के भी हो सकता है प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत कट ही रहे, कम से कम यूएस के फ्रंट पे। अब आती बात ग्लोबल प्रेजेंस के तौर पर, अगर आप देखें तो कुवैत ने बात की है कि इस बार जो इस साल की जो इस महीने में जो मीटिंग होने वाली है प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर, वो बड़ी अहम होगी। भले इराक माने या नहीं माने ईरान, हम लेकिन फिर भी प्रोडक्शन फ्रीज कर सकते हैं, ऐसी जो बयान आए उसने काफी हद तक कच्चे तेल के अंदर बूस्टर डोज की तरह काम किया है, और यही एक बड़ी मजबूती का वजह भी बना हुआ है। इसके अलावा ये हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चीन की पहली तिमाही के आंकड़े शुक्रवार को आएंगे। आज ये इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आने हैं चाइना में, हालांकि उसकी कुछ खास इंपॉर्टेंट ग्लोबली नहीं है, लेकिन हाँ, जो Q1 के रिजल्ट्स आंकड़े आने हैं शुक्रवार को, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, इस पर थोड़ा ध्यान रखिए। और एक यूएस मार्केट के अंदर बड़ा इंडिकेटर था, वो था फेड। बार बार फेड की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, इससे यूएस मार्केट पूरी तरह से रेंज में बना हुआ है। जो भी पॉजिटिव आता है वो फेड के बयान से काफी हद तक रुक जाता है। ओके, तो येन की मजबूती इस समय दबाव बनाती हुई। ध्यान रखिए, वैसे शुक्रवार को जो हम हाईलाइट कर रहे हैं अमेरिका में मजबूती, ऊपरी स्रोत से एक्चुअली दबाव आया था। कच्चे तेल में 6% के उबाल के बावजूद
हमने मुनाफा वसूली का दबाव अमेरिका में हावी होता हुआ देखा था और फ्लैट से 1/4% का ही उछाल वहां पे फाइनली देखने को मिला। यूरोप में जरूर मजबूती के साथ कामकाज हुआ है, लेकिन जहां तक भारतीय बाजारों की बात है, आपको याद होगा शुक्रवार का कारोबारी सत्र बेहद सीमित दायरे में हमने देखा शुक्रवार को कामकाज होता हुआ और एकदम सपाट क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, महज 11 अंक की कमजोरी थी, निफ्टी में 9 पॉइंट के आसपास का उछाल था। तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग लेवल्स के आसपास थर्सडे के हमने फ्राइडे को भी क्लोज आता हुआ देखा। 30 से 35 अंक का दिन भर निफ्टी में कुल दायरा देखने को मिला, इसलिए मैंने कहा बेहद सीमित दायरे में कामकाज हुआ था। हालांकि सेंसेक्स निफ्टी जरूर थके हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी थी। 2.5% के आसपास ये दोनों मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में मजबूती आई। तो सुस्ती लार्जली लार्ज कैप्स तक रिस्ट्रिक्टेड थी, एटलीस्ट फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में। मार्केट ब्रेथ, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी खरीदारी हुई थी, तो मार्केट ब्रेथ कुछ बेहतर थी, यानी कि गिरने वाले शेयर कम थे, बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे। और खासतौर पर रेट सेंसिटिव्स में फ्राइडे को खरीदारी थी, तो बैंक्स, उसमें भी सरकारी बैंक्स में अच्छी खरीदारी थी, रियल एस्टेट, इंफ्रा में खरीदारी थी, कैपिटल गुड्स एक और पॉकेट थी जो हरकत में नजर आई। जहां तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की पार्टिसिपेशन की बात है, फ्राइडे को हमने देखा 180 करोड़ रुपए के आसपास ही कैश मार्केट में बाइंग, लेकिन वायदा बाजार में ऑलमोस्ट 1000 करोड़ 1030 करोड़ रुपए के आसपास की विदेशी संस्थागत निवेशकों ने सेलिंग करी थी। तो आज के लिए संकेत क्या है, जो मैं मार्केट्स की बात कर रहा था, ग्लोबल क्यूज की हम बात कर रहे थे, और एक छोटा ट्रंकेटेड वीक यानी कि सिर्फ 3 कारोबारी सत्र है हमारे हाथ में। सीएनबी सेवास के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी आज में कोट प्लेट पड़ा था 7450 से 7500 एक सपोर्ट होगा, उसके बियॉन्ड कुछ कॉल नहीं दिया आपने आज, कोई खास वजह सर? आज रणनीति क्या बनाऊं? एक छोटा हफ्ता है तो उसका भी कुछ हमें वॉल्यूम्स ठंडे डायरेक्शनल कॉल लेने में दिक्कत होने वाली है क्या? आशीष गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ कि एशियाई बाजार कहाँ सेटल होते हैं। मैंने सपोर्ट इसलिए दिया है कि वायदा कारोबार के डेटा बता रहे हैं कि 7450 7500 बाजार आसानी से तोड़ेगा नहीं, तो वहां पर आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर कमजोर शुरुआत हो जाए इस रेंज में मिले तो खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि 7600 7650 वो रेंज है जिसके पार जाने के लिए भी फिलहाल कोई आपके पास डेटा है नहीं, और नहीं ग्लोबल ट्रिगर से, तो थोड़ा रेंज बाउंड ट्रेड होगा। और इस रेंज के बीच बाजार काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार करता हुआ दिख सकता है इस हफ्ते के इन तीनों दिनों में। और चूंकि इस वीकेंड से रिजल्ट सीजन की ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी इन्फोसिस के शुक्रवार के नतीजों के साथ ही, तो ऐसे में फिर रिजल्ट्स के लिए बाजार अपने आप को तैयार करता हुआ दिखेगा। कैश मार्केट में छोटा सही शुक्रवार को खरीदारी का आंकड़ा है, लेकिन वायदा कारोबार में बिकवाली के आंकड़े है, तो तमाम संकेत जो है वो मिले जुले से हैं, क्लियर डायरेक्शन दे नहीं रहे। और बड़ी इवेंट है, रिजल्ट सीजन है, तो उससे पहले बाजार थोड़े से सहमे रहेंगे, लेकिन लग ऐसा रहा है कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा टूटने के लिए भी बाजार तैयार नहीं है। निचले स्तरों से रिकवरी आने की बहुत संभावना है। तो हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजारों का रुझान देखें, और उस लिहाज से अगर नीचे खुलते हुए नजर आए तो इस रेंज में 7450 7500 में खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट पोजीशन है तो शॉर्ट पोजीशन को थोड़ा कवर कर लेना चाहिए और फिर से इंतजार करना चाहिए ऊपरी स्तरों का। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके मिलेंगे ऐसा नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो मिले जुले संकेत हैं, कोई डायरेक्शनल कॉल लेना इसमें बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन एक सीमित दायरे में कामकाज होगा। 7450 7500 निचले स्तरों पे, 7600 ऊपरी स्तरों पर। तो इस रेंज की जिस तरफ जाए उसके कॉन्ट्रा कॉल लें। तो अभी हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं कि एसएच निफ्टी शायद 40-45 अंक दबाव के साथ शुरुआत करेगा, तो शायद वो बेहतर लेवल्स होंगे खरीदारी करने के लिए, और दिन के दौरान शायद हरकत देखने को मिले। वैसे एसएच निफ्टी लोअर लेवल से अब इंप्रूव होता हुआ अब महज 1/3% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हो रहा है। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज के इवेंट्स कैलेंडर पे नजर डाल लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए। आज असम बंगाल में दूसरे दौर की वोटिंग आज होगी। असम में 61 और बंगाल में 31 सीटों पर आज मतदान होना है। विजय माल्या के सर्विस टैक्स मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में गोवा माइनिंग केस पर सुनवाई भी होगी। लेकिन चलिए निफ्टी पे आज क्या स्ट्रैटेजी है, इस पर आप बातचीत करेंगे। हमारे साथ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव जोड़ रहे हैं। किरण हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं सर, हफ्ते की शुरुआत किस नोट पे होगी, रणनीति क्या बनाऊं निफ्टी के लिए? मॉर्निंग आशीष जी, मुझे लगता है कि निफ्टी थोड़े से लोअर साइड पे खुलता नजर आएगा। फिर भी मेरा भी यही मानना है कि नीचे से हमें खरीदी करने के लिए मौके मिलेंगे। तो 7525 से लेके 7510 ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। इन लेवल पे अगर निफ्टी मिलता है तो बाय करना चाहिए। 7500 का स्टॉप लॉस या 10 पॉइंट और नीचे स्टॉप लॉस एडजस्ट करें, और टारगेट के लिए 7590 के मौके जरूर मिलते नजर आएंगे। इंटरेस्टिंग, दोनों ही एक्सपर्ट्स अनिल और किरण दोनों का ही मानना है
कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे और मोटा मोटी रेंज भी दोनों वही हाईलाइट कर रहे हैं, 7500 लोअर साइड में और 7600 के टारगेट की तरफ अप्रोच करें। आपकी स्क्रीन पर किरण की रणनीति, लेकिन किरण कोई स्टॉक्स आपने आज के लिए आइडेंटिफाई करें ट्रेड के लिहाज से? सर एक स्टॉक है जहाँ पे बहुत अच्छे डेरिवेटिव डेटा भी दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है अजंता फार्मा। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1440 का और टारगेट के लिए 1500 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है जिसका नाम है इंटरनेशनल पेपर, जिसको ITAPPM जिसका कोड है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 298 का और टारगेट 325 से लेके 333। ओके, तो निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह, क्योंकि लोअर लेवल्स पे वैसे दबाव के साथ शुरुआत होगी तो शायद अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे खरीदारी करने के लिए। और साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक आपकी स्क्रीन पर अजंता फार्मा और इंटरनेशनल पेपर्स, इन दोनों में किरण का मानना है कि खरीदारी करें। किरण, आपका धन्यवाद। और अब मेरे साथ पूजा जोड़ रही है। पूजा ने हमेशा की तरह कुछ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करी है आज के ट्रेडिंग बेट्स के लिए। पूजा बताएं। जी, तीनों में ही खरीदारी की राय है। नीरव वखारिया ने अशोक लेलैंड में खरीदारी करने की राय दी है। इनका मानना है कि अच्छा मोमेंटम है इस स्टॉक में और 110 के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरे कॉल में भेल में इन्होंने खरीदारी की राय दी है। 128 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 118 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। दोनों ही कॉल 2 दिन के ड्यूरेशन के लिए होगी। इसके अलावा विकास सरुंखे ने फार्मा काउंटर सन फार्मा में खरीदारी की राय दी है। चार्ट्स में अच्छा दिख रहा है ये काउंटर और 838 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 798 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय 2 से 3 दिन के लिए। इंटरेस्टिंग। तो निफ्टी में दोनों एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें और ट्रेडिंग के लिहाज से जो तमाम स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आई है, पांचों की पांचों खरीदारी करने की सलाह। अजंता फार्मा, इंटरनेशनल पेपर्स, किरण की कॉल। इसके अलावा पूजा हाईलाइट करें अशोक लेलैंड, BHEL और सन फार्मा। इन सब में आप खरीदारी कर सकते हैं। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते रहेंगे। लेकिन आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे खबरों की वजह से फोकस में, जानते हैं अपने सहयोगी हेमंत गई से, जो इस समय अब मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कौन से डाटा पे रहेंगे आज? सन फार्मा रहेगा नजर पर और आज इसके लिए अच्छी खबर है और वो भी USFDA से। देखिए, एक जो दवा है, जब कैटरेक्ट होता है, मोतियाबिंद होता है, उस ऑपरेशन के बाद उस दवा का इस्तेमाल होता है, उसको दरअसल USFDA से मंजूरी मिल गई है। तो सन फार्मा के शेयर पर नजर रखिए। सन फार्मा दरअसल यूएस में 2 वर्टिकल्स पर फोकस कर रही है, एक तो आई केयर पर और दूसरा स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पर। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है इस कंपनी के लिए। रूपा एंड कंपनी, ये एक कंपनी है जिसने FCU के एक बड़ा ब्रांड है विदेश का, उसके साथ इनरवेयर भारत में बेचने के लिए करार किया है। तो इस शेयर पर नजर रखिएगा। हालांकि वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं। ARSS इंफ्रा एक और ऐसी कंपनी जिस पर नजर होनी चाहिए। 156 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स मिले हैं इनको ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर से। तो ARSS के शेयर में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस के शेयर पर नजर रखिए। ध्यान रखिए, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है और इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं शुक्रवार को। लेकिन पिछले बृहस्पतिवार को एबरडीन जैसे बड़े नामी फंड ने यहां पर 56 लाख शेयर बेचे हैं। 56 लाख शेयर का मतलब है करीब करीब 1/4% हिस्सेदारी बेची है। करीब करीब 665 करोड़ रुपए के शेयर इन्होंने ओपन मार्केट में बेचे हैं। तो क्यों बेचे हैं सब लोग जानना चाहेंगे। हालांकि देखना होगा नंबर्स कैसे आते हैं। आशीष, आप ज्यादा एप्ट हैं ये बताने के लिए कि क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस शेयर पर आज नजर होनी चाहिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रूवरीज, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, सारी की सारी लिकर कंपनियों के ऊपर नजर रखिए। देखिए, चुनाव में जो मैनिफेस्टोज आ रहे हैं राज्य चुनाव के, वो थोड़े घबराने वाले आ रहे हैं और इस सेक्टर के लिए थोड़ी चिंता की बात है। AIADMK ने जो अपना मैनिफेस्टो पेश किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में अगर लोग उनको वोट करते हैं और वो जीतते हैं तो वो पार्शियल बैन लगाएंगे लिकर के ऊपर। तो लिकर शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए। थोड़ी घबराहट की बात हो सकती है इनके लिए आज। ओके, तो सन फार्मास्यूटिकल्स पॉजिटिव खबर। USFDA जो कि अमेरिकी रेगुलेटर है, उससे हरी झंडी मिली एक दवा के लिए। रूपा एंड कंपनी करार करा है FCU एक के ब्रांड्स भारत में बेचेगी ये कंपनी। ARSS इंफ्रा ऑर्डर मिलने के चलते पॉजिटिव खबर। इन्फोसिस, फ्राइडे को इस हफ्ते रिजल्ट्स आने हैं और उससे पहले एबरडीन ने अपनी 1/4 स्टेक इस कंपनी में कम कर दी है, हल्की कर दी है। दिक्कत की बात। और यूनाइटेड स्पिरिट्स और तमाम लिकर मैन्युफैक्चरर्स एक एक करके अब बिहार के बाद शायद और राज्य भी उसी रास्ते जाते हुए लिकर बैन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इन कंपनीज के लिए ऑब्वियस एक बुरी खबर आती हुई तो ये पूरा पॉकेट रडार पे रहेगा। एक और स्टॉक जो आज फोकस होना चाहिए आपके, वो है भारती एयरटेल। इस कंपनी ने 4G स्पेस में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए एक बड़ी डील की है। कंपनी ने एयरसेल के 8 सर्किल्स के 4G स्पेक्ट्रम राइट्स खरीदे हैं। इस डील के बाद भारतीय एयरटेल पूरे देश में 4G सर्विसेज मुहैया करा पाएगी। 20 मेगाहर्ट्ज और 2300 बैंड का यह सौदा 3500 करोड़ रुपए में हुआ है। सौदे में जो सर्किल शामिल है उनमें तमिलनाडु, असम, बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश और ओडिशा शामिल है।
यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मैंने कहा था कच्चे तेल में फ्राइडे को बहुत तगड़ा उछाल आया था, तो आज रणनीति का हो। साथ साथ एक दिन के ब्रेक के बाद फ्राइडे को करेंसी मार्केट ऑपरेशनल नहीं थे, आज वो खुलते हुए नजर आएंगे। तो लंबे वीकेंड के बाद करेंसी मार्केट्स में किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, इस पर डिटेल में चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और 1% एक्साइज ड्यूटी वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे ज्वेलर्स की हड़ताल 40वें दिन भी जारी है। बताया जा रहा है कि हड़ताल से अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ज्वेलर्स की हड़ताल से देश भर में 1 करोड़ स्किल्ड लेबर्स के सामने भी रोजी रोटी का संकट दिखने लगा है। बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ज्वेलर्स को समर्थन देने के लिए उनके बीच जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने वहां अपने भाषण में सरकार को घेरा और एक्साइज ड्यूटी को ज्वेलर्स की हत्या का प्रयास बता डाला। और अब बात कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की। क्रूड में फरवरी के बाद से सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिला है। नामेक्स पर भाव $40 और ब्रेंट पर $42 के पार पहुंच गया है। वहीं सोना 5 हफ्ते के ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। कॉमेक्स पर भाव $1247 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उधर गुड़ी पड़वा की छुट्टी से एक दिन पहले रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत होकर 66.47 के लेवल्स पर बंद हुआ। तो आज कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जुड़ रहे हैं। संदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। पहले तो कच्चा तेल गजब का उछाल फ्राइडे को 6% का, कैसे देखूं? क्योंकि मेरे ख्याल से वो लगातार 7 हफ्तों से इन्वेंट्री बढ़ रही थी अमेरिका में, अचानक इन्वेंट्री गिरी तो लोगों ने मान लिया शायद ओवर सप्लाई का मार्केट अब खत्म होने वाला है। ये एबरेशन है या फिर अभी भी आपको लगता है और मजबूती देखने को मिलेगी, खरीद डालूं आज भी कच्चा तेल भारतीय बाजारों में? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कच्चा तेल में जो एक मंदी का माहौल था और बॉटमिंग आउट प्रोसेस है वो सब तो क्लियर हो गया है। हाँ। और माहौल अब तेजी की तरफ ही बढ़ना चाहिए। बट अगेन $40 पे ब्रेंट क्रूड का एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो इन लेवल्स पे सर्टेनली ट्रेड करने की मैं राय नहीं दे रहा हूँ। इसके लिए आज जो भी कॉल दे रहा हूँ मैं कच्चे तेल में इसलिए बाइंग और सेल दोनों की राय नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि रिस्की जोन है। और ओवरऑल अब जिस तरह की तेजी आई है लास्ट वीक, जो मोमेंटम था, जो स्पीड थी, उससे लगता है कि तेजी और बन सकती है आगे। बट स्टिल उन्हीं को ही देखते हुए और जो वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल मार्केट में आई है उन सबको देखते हुए लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा सकती है। और गोल्ड को भी मैं कहीं ना कहीं साइन की राय दूंगा। और जिस तरीके से गोल्ड ने निचले स्तरों पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो गोल्ड इन लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लगता है। टारगेट 29,600 के लिए काम कीजिए और स्टॉप लॉस 28,750। और सिल्वर भी एक बेहतरीन 200 DMA के ऊपर बंद दे रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखते हैं मुझे वहां पे। तो 37,100 का एक टारगेट लगाएं और 36,150। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं डॉलर में भी मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड जो 66.25, 66.10 वहां पे अच्छा सपोर्ट ले रहा बार बार, तो रुपया हो सकता है कमजोर हो जाए। और 66.80 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाइंग में डॉलर में। ओके, इंटरेस्टिंग। संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका। रैप अप कर दूं, कच्चे तेल में हमने शुक्रवार को 6% का उछाल आता हुआ देखा और बीते पूरे हफ्ते ऑलमोस्ट 8% के आसपास की मजबूती आई। लेकिन इन लेवल्स पे कहना मुश्किल है कच्चे तेल में कि किस करवट बदलता हुआ नजर आएगा। ट्रेड करना बड़ा मुश्किल है, तो उस ट्रेड से बचें। वैसे भी ध्यान रखें कच्चे तेल के लिए आने वाला जो रविवार अब आएगा बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 17 अप्रैल है। 17 अप्रैल को दोहा कतर में तमाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ओपेक, नॉन ओपेक, उनके बीच में एक अहम बैठक होने वाली है। तो इस समय कच्चा तेल शायद ट्रेड के लिहाज से थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर नहीं आता। इसके अलावा बुलियन मार्केट, सोने और चांदी के बाजार में एक्सपेक्टेड है कि खरीदारी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। ध्यान रखें, बीता हफ्ता पिछले 5 हफ्तों में सबसे बड़ा वीकली गेन हमने देखा, ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास सोना उछला था। इनफैक्ट सोना तो बीते क्वार्टर में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा चुका है। संदीप जी मानते सोने और चांदी दोनों में खरीदारी करके चलें। सोने में टारगेट आपकी स्क्रीन पर 29,600 के, और चांदी में भी खरीदारी करें 37,100 तक के लेवल्स तक यहां पे अप्रोच करने की सलाह है। जहां तक रुपए की बात है, रुपया शायद जब आप लंबे गैप के बाद खुलेगा तो कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आए। 6680 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में हर पार्टी वोटरों को लुभाने के लिए वादे पर वादे कर रही है। ऐसे में नया वादा आया है डीएमके की तरफ से। अपने 72 पेज के चुनावी घोषणा पत्र में
पार्टी के नेता एम करुणानिधि ने वादा किया है कि यदि वो सत्ता में आए तो तमिलनाडु में शराब बंदी कर देंगे। फिलहाल राज्य में करीब 6,700 शराब की दुकानें चल रही हैं, जिससे 26,000 करोड़ रुपए की आय होती है। इसके अलावा पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो वो किसानों का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। और एनएससीएल घोटाले में जांच एजेंसियों को कालेधन के लेन देन के सबूत मिले हैं। एजेंसियों को संदेह है कि कुछ ब्रोकर्स और उनके क्लाइंट्स ने एनएससीएल के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कालेधन को इधर से उधर किया है। जांच एजेंसियों को क्लाइंट्स, ब्रोकर्स और एक्सचेंज से जो डेटा मिले हैं उनमें काफी हेरफेर है, जिससे पैसे के स्रोत के बारे में संदेह बढ़ा है। इसके अलावा ऑथराइजेशन लेटर और दूसरे कारोबारी दस्तावेज भी जांच के दायरे में। इसी के चलते बॉम्बे हाई कोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी ने 8 ब्रोकर्स के अकाउंट्स के ऑडिट का निर्देश दिया है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि कई क्लाइंट ब्रोकर्स की सहयोगी फर्म्स हैं और जिन्होंने एनएससीएल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काले धन वैध बनाने के लिए किया है। लेकिन चलिए एक बार क्विकली एसजीएक्स निफ्टी देख लीजिए। हफ्ते की शुरुआत एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि कमजोर नोट पे होगी। हालांकि एक समय था कि आधे % के दबाव के साथ शुरुआत हो रही थी, इंडिकेशन इस तरह के थे, और अब तो हम बहुत लोअर लेवल से सुधर चुके हैं। 32 अंक का दबाव पहले दिखाई दे रहा था, अब महज 14 अंक के आसपास की कमजोरी। तो एसजीएक्स निफ्टी में लोअर लेवल से एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। दरअसल आज एशिया दबाव के साथ कामकाज करा, उस मूड को बिगाड़ा जापान के मार्केट ने। येन में जो लगातार डॉलर के मुकाबले मजबूती आ रही है, उससे जापान के मार्केट में प्रेशर पड़ा और अक्रॉस एशिया दबाव था। अदरवाइज यूरोप में मजबूती के साथ शुक्रवार को कामकाज था। अमेरिका में भी हमने देखा फ्लैट से हरे निशान में ही कामकाज होता हुआ नजर आया, पर येन की मजबूती अब वो दिक्कत कर रही है, मूड बिगाड़ने का काम कर रही है। हालांकि दोनों एक्सपर्ट जिनसे हमने बात करी, अनिल सिंघवी, किरण जाधव, दोनों का मानना है किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे और मोटा मोटी जो रेंज है 7,500 का स्टॉप लॉस लगा के 7,600 के टारगेट के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। दोनों का मानना है खरीदारी करके चलें। इनफैक्ट जो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति मिली है हमें ट्रेडिंग के लिहाज से, अजंता फार्मा, इंटरनेशनल पेपर्स, अशोक लीलैंड, बीएचईएल, सन फार्मा, इन सब में खरीदारी करने की सलाह है। जहां तक स्टॉक्स इन न्यूज की आज की बात है, सन फार्मास्यूटिकल्स को रडार पर रखें, यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है, पॉजिटिव खबरें हैं। रूपा इन कंपनी करार करा एक ब्रांड बेचने के लिए भारतीय बाजारों में। एआरएसएस इंफ्रा ऑर्डर बैक करा इस कंपनी ने 140 करोड़ रुपए के आसपास का। इन्फोसिस, बुरी खबर, एवर्डीन एग्जिट करता हुआ इस कंपनी से 1/4% स्टेक अपना बेच दिया है। और फाइनली तमाम लिकर मैन्युफैक्चरर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट जैसी, क्योंकि अब वो तमिलनाडु के भी मैनिफेस्टो, पॉलिटिकल मैनिफेस्टोज में पार्टीज के लिकर बैन की बात करी गई, तो वो दिक्कत की पॉकेट हो सकती है पूरी की पूरी। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020।